बैनर्जी होगी। दूसरा प्रोमिस नंबर 2, मैं गारंटी देता हूं आज 10 से 15 मिनट अगर आपने दिल लगा करके सुन लिया तो मैं गारंटी करता हूं आपको इवेदा में ज्वाइन होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा प्रोमिस, जो लोग कहते हैं कि अभी तो कंपनी नहीं है, फ्यूचर क्या होगा, मैं गारंटी देता हूं 20 मिनट के अंदर आपको पूरा फ्यूचर विजुअलाइज होगा। ये भगत सालों से आपकी तपस्या कर रहा है, आपको कम से कम इसकी मनोकामना पूरी कर देनी चाहिए। तो भगवान ने कहा हंस करके कि हे पार्वती, इसकी किस्मत में नहीं है, क्योंकि ये पूजा तो करता है, कर्म नहीं करता, और ये चाह करके भी अमीर नहीं बन सकता। तो माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप 3 लोगों के स्वामी हैं, आपसे क्या छुपा है, और इंसान हो या भगवान, बीवी से सब डरते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने वो बात स्वीकार की और पार्वती माता को कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो, तो मैं इसके लिए कुछ कर देता हूं। और वो इंसान एक रास्ते से जा रहा था, भगवान भोलेनाथ ने एक बैग के अंदर पूरे हीरो जवाहरात पैसे डाले और उस रास्ते में छोड़ दिया। हुआ क्या, जब वो इंसान चल रहा था, चलते चलते मूर्ख के मन में आई, अरे यार आज देखते हैं अंधे लोग कैसे चलते हैं, और आंख बंद की और उस बैग को क्रॉस कर दिया। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी लोग होंगे जिनको रामाशंकर जी आप कहोगे प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, प्लान अच्छा है, उनकी आंख फिर बंद होगी, और 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में वो फिर आपको कहेंगे भाई साहब मैं ये कंपनी कर रहा हूं, मैं ये कंपनी कर रहा हूं, मैं ये कंपनी कर रहा हूं, मैं ये कंपनी कर रहा हूं। वो चाह करके भी कामयाब नहीं हो सकते। तो पहला व्यक्ति, कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना कि जब आप प्लान देते हैं कि कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं ज्वाइन करेगा। ये जो आज इवेदा का कारवां है, जनवरी में एक सोच थी कि इवेदा इंडिया में लॉन्च होगी, और खूब मेहनत की, और उस टाइम पे सिर्फ एक चीज मन में थी कि क्या हम नेटवर्क डेवलप कर पाएंगे। अकेला, कुछ साथी साथ में, और उस टाइम को लेकर के आज जब सोचता हूं तो एक ही बात मन से निकलती, अगर समझ में आए तो तालियां जोरदार होनी चाहिए कि मैं तो अकेला ही चला था, जाने बेमंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो शुरुआत आपकी भी अकेले ही होगी, धीरे धीरे लोग भी मिलेंगे और आपका काम भी चलेगा। अब 2 मिनट मुझे एक लाइन याद आ गई, जब आप रामाशंकर जी फील्ड में जाते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम किसी कंपनी को यहाँ पे नीचा दिखाना हमारा कोई मोटो नहीं है, हमारा मोटो है वी आर द बेस्ट, और हम कैसे बेस्ट हैं। एक छोटी सी लाइन समझ जाए तो रिस्पॉन्स चाहिए, मिलेगा? यस या नो? आजकल ये कंपनियां वो चल रही हैं जब से लॉकडाउन चल रहा है कि एक लीडर के पास गया, जाने के बाद में बोला भाई तू दे मुझे इतना पैसा, हेलो, तू दे मुझे इतना पैसा, हर हफ्ते हर महीने आएगा तेरे पास इतना पैसा, 3 महीने 6 महीने 1 साल में डबल तेरा पैसा। उस इंसान ने, क्योंकि लालच होता है, पैसे दिए, देने के बाद में कुछ महीने बीते, वो इंसान ने अपने अपलाइन को फोन किया, समझ में आ जाए तो तालियां जोरदार होनी चाहिए। उसने कहा सर अब नहीं आ रहा पैसा, आप कह रहे थे डबल, मेरा तो पूरा नहीं आया पैसा। और उसके अपलाइन ने फिर रिप्लाई दिया भाई अब नहीं आएगा पैसा, कंपनी भाग गई, तू भी मेरे जैसा, मैं भी तेरे जैसा। तो कृपया करके 1 2 का 4 4 2 का 1 है ना, एक गाना है सुना होगा, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो क्योंकि क्या होता है कि जब हम मेहनत करते हैं और जब हम बिल्कुल मंजिल के पास होते हैं, याद रखना आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग एक बात बताता हूं, ऊपर वाला हमें देने से पहले क्या लगता है, ये दुनिया इतनी सेल्फिश है, सॉरी टू से, बुरा मत मानना कि माँ बाप भी साइकिल तब दिलाते हैं जब हम 10th क्लास में पास होते हैं,
या फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, कमिटमेंट लिया जाता है हमसे, यस और नो? बेटे ने कहा बाबा मोबाइल चाहिए, बाबा ने कहा बेटा 12th क्लास में तेरे नंबर लेके आजा, तेरा बाबा तुझे मोबाइल दिलाएगा, यस या नो? तो क्या लगता है वो ऊपर वाला देने से पहले कुछ सोचेगा नहीं? कुछ क्या लगता है कि आज आप कंपनी ज्वाइन करेंगे, 2 लोगों को प्लान देंगे, 20 लोगों को प्लान देंगे और आपको लगता है कि बड़ी स्मूथली टीम बनेगी और लाखों करोड़ों के चेक आने स्टार्ट हो जाएंगे? ऐसा लगता है? हेलो, लगता है? ये आज तक हमें बताया गया, बट डायरेक्ट सेलिंग एक जो है 1 2 का 4 करने वाला बिजनेस नहीं है, करोड़पति बनाने वाला बिजनेस नहीं है। रातों रात आप करोड़पति नहीं बनेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, फील्ड में निकलना पड़ेगा, गर्मी होगी, बारिश होगी, धूप होगा, जब सर्दी होगी, सब कुछ सहन करना पड़ेगा, तब जाकर के कंटिन्यू मेहनत करने के बाद में आप कामयाब होंगे। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, तो ऊपर वाला भी कुछ देने से पहले 100 बार हमें तोलता है। और याद रखना, हमेशा हम गिरते कब है? जब हम मंजिल के पास होते हैं। कबड्डी देखिए, कबड्डी कि जब बिल्कुल पाले में हाथ लगने वाला होता है तभी कोई पीछे से खींचता है। तो याद रखना दोस्त, चाहे इवेदा हो या आप कोई भी कंपनी करे, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप बिल्कुल एक पॉइंट पे आएंगे जहां से आप कामयाब होने वाले होंगे, एक इंसान आपको सलाह देगा और आप क्विट कर देंगे। उसके बाद में आप जो है फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जीरो से मेहनत करेंगे, उसके बाद आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। याद रखना इस बात को। ऊपर वाला भी कुछ देने से पहले 100 बार हमें तोलता है, 100 बार देखता है कि क्या ये लायक है कि नहीं है। जब किसी बेटी का बाप अपनी बेटी का हाथ देता है तो याद रखना मेरे दोस्त, वो भी 100 बार चेक करता है। जब आप कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट में तो 100 बार चेक करते हैं। तो क्या लगता है ऊपर वाला आपको ऐसे ही दे देगा? क्या लगता है? पॉसिबल है? नहीं है। तो याद रखना, मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, डेली प्लान करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। अब चलता हूं मैं स्टोरी नंबर 2। हमारी लाइफ में 99% लोग कहां फेल होते हैं। मैं गारंटी देता हूं, अगर ये चीज समझ में आ गई आज के बाद, आप याद रखना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका सक्सेस होना तय है। याद रखना। सुनाऊं? पक्का? नहीं यार, एक लाइफ चेंजिंग करने वाली एक स्टोरी आपके सामने आने वाली है। एक ऐसा फॉर्मूला आपके पास आने वाला है कि जिसके बाद में आप गारंटेड सक्सेस होने वाले हैं। और इस आवाज में मैं डिलीवर कर दूं, सोच के देखिए। 102 फीवर है, 102 फीवर में मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद भी आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मुझे मजा नहीं आने वाला। रेडी है? यस ओके, तो शुरुआत करते हैं कि एक बार क्या होता है, एक महात्मा होता है, वो अपने शिष्य के साथ में कई जंगलों से जा रहा होता है। जाते जाते रास्ते में रात हो जाती है। रात होने के बाद वो जो है एक आशियाना ढूंढते हैं जहां पे रुक करके रात बिता सके। याद रखना, अगर ये स्टोरी आपने समझ ली और सिर्फ ये स्टोरी आपने समझ ली, मैं गारंटी देता हूं, मैं अक्सर ये स्टोरी सुनाता हूं, अगर आपने आज ये स्टोरी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दी, मैं गारंटी देता हूं आज के बाद आप सक्सेसफुल हैं। और मैं जब कहीं भी कोई भी चीज बताता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सारे लोग कामयाब होंगे। अगर सिर्फ एक इंसान की भी आज के बाद लाइफ चेंज हो जाएगी तो रवि का बोलना कंप्लीट है। सिर्फ एक इंसान। तो एक गुरुजी होते हैं, वो अपने शिष्य के साथ में जा रहे होते हैं। जाते जाते रात हो जाती है। आशियाना की तलाश में एक पहाड़ी पे दूर उनको एक झोपड़ी दिखती है और वहां जा करके वो जो है वो झोपड़ी के बाहर आवाज लगाते हैं और वहां से एक गरीब सा निर्धन सा एक व्यक्ति बाहर निकल के आता है। उन्होंने कहा कि हमें आज रात के लिए आपके घर में आश्रय चाहिए, क्या मिलेगा? उस इंसान ने कहा, मेरे पास इतना बड़ा कुछ तो नहीं है, हाँ जितना मेरे पास होगा मैं आपकी सेवा करने की कोशिश करूंगा। और ये कह करके वो उसको अपने घर में अंदर ले लेते हैं। और जैसे वो रात का खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में बड़ी क्यूरियोसिटी से उस गुरु जी ने, उनके जो संत थे, वो महात्मा थे, उन्होंने उस इंसान को पूछा कि मुझे एक बात बताइए, आपका यहाँ जीविका चलाने का साधन क्या है, कैसे अपनी जीविका चलाते हैं? वो इंसान अपनी झोपड़ी के पीछे लेकर के गया जहां पे एक भैंस बंधी हुई थी। क्या बंधी हुई थी? बफेलो, यू नो, भैंस बंधी हुई थी। वो दिखाता है कि ये मेरे पास में जीविका इकलौता साधन है, ये दूध देती है, इसका दूध कुछ मैं अपने घर में इस्तेमाल कर लेता हूं, बाकी का जो है पास की मंडी में बेच करके मेरे पास पैसा आता है और मेरा गुजारा चल जाता है।
और ये कह करके गुरुजी और वो जो शिष्य थे थोड़ी देर के बाद में वो सो जाते हैं और रात के 2 बज चुके होते हैं और 2 बजने के तुरंत बाद वो गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं। ध्यान देना, स्टोरी बहुत तो एक क्रिटिकल टाइम पे आने वाली है, बहुत झिझोड़ने वाली स्टोरी है, मैं गारंटी देता हूँ लाइफ चेंज हो जाएगी आज के बाद। वो अपने शिष्य को उठाते हैं रात के 2 बजे, उसको बोलते हैं चल खड़ा हो, निकलना है। अब शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी। वो दोनों रात को 2 बजे निकलते हैं और गुरुजी इशारा करते हैं कि पीछे जाओ और वो भैंस खोल के ले आओ। शिष्य चिंतित कि एक इंसान ने पूरी रात हमें रखा, हमें खाना दिया, उसके पास जीविका का इकलौता साधन है और गुरुजी बोल रहे हैं मैं उसको ही खोल लूं। अब वो शिष्य है, क्या शिष्य गुरुजी के सामने कुछ बोल सकता है? यस या नो? नो। तो सेम उसने वही किया, उसने वो भैंस खोल ली और वो भैंस खोल करके चलता रहा। उसके माइंड में, उसके दिमाग में वो चीज चलती रही कि गुरुजी ने ऐसा मेरे से क्यों कराया, कितना भारी पाप गुरुजी ने आज मुझसे करा दिया मेरे जीवन का। और कुछ देर बाद गुरुजी ने खाई पे जाकर के इशारा किया कि इस भैंस को खाई में धकेल दो। अब शिष्य बहुत विचलित, बहुत चिंतित कि यार उस इंसान ने ऐसा क्या कर दिया, मुझे तो कुछ लगा नहीं कि उसने कुछ ऐसा किया कि गुरुजी का अपमान हुआ हो और गुरुजी इतना बड़ा पाप करवा रहे हैं मुझसे। बट उसने गुरुजी को बोला गुरुजी आप क्या कह रहे हैं? गुरुजी ने कहा कि गुरु आप हैं या मैं हूं? बोला गुरुजी तो आप ही हैं। तो बोला जैसा कहता हूं वैसा करो। और वो करने के बाद उसने उस भैंस को उस पहाड़ी से धक्का दे दिया और आपको रिजल्ट पता ही है कि क्या हुआ होगा। उसके बाद वो शिष्य था, उसके माइंड में एक चीज चलती रही, वो सोचता रहा कि यार मेरे पास कभी कोई पैसा होगा तो मैं इस इंसान की मदद करने एक दिन जरूर आऊंगा। और गुरुजी ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। उस दिन के बाद उसने अपने गुरुजी का साथ छोड़ दिया और अलग निकल पड़ा। और कुछ दिन के बाद में उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और वो उस जगह पे गया कि मैं उस इंसान की मदद करने वाला हूं आज। और जाने के बाद में वो बड़ा अचंभित होता है कि उस पहाड़ी पे आज कोई भी झोपड़ी नहीं थी। उसके बाद में वो बहुत विचलित हुआ, कहा कि यार गुरुजी को तो पाप लगा ही लगा, साथ में पाप मुझे भी लगा, ये पाप तो मैंने ही किया था। और बेचारा कहां जिंदा बचा होगा, मर गया होगा। बट उस झोपड़ी के पास में एक शानदार सा आलीशान सा महल था। समझना, माइंड कंसंट्रेट करना, बहुत एकदम एंड में स्टोरी है कि वहां पे एक आलीशान सा महल था। वो इंसान जो है उस महल के दरवाजे पे गया, उसने दरवाजा खटखटाया कि देखता हूं, शायद इससे पूछ के देखता हूं कि ये मुझे उसका कुछ बता पाए। बट जैसे उसने दरवाजा खटखटाया तो देखा अंदर से एक सेठ इंसान, बहुत मखमल के, बहुत शानदार मलमल के कपड़े डाले हुए, अच्छे से जूते, एकदम वेशभूषा चेंज और अंदर से बहुत आलीशान सा महल। और उस इंसान ने क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने कहा पधारिए। बैठने के बाद में वो इंसान ने उससे क्वेश्चन पूछा कि जी यहां ऐसे ऐसे करके एक किसान था, वो कहां गया? और उस इंसान ने कहा कि वो इंसान मैं ही हूं। उसने कहा कि जी मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने कहा ऐसे ऐसे मैं और मेरे गुरुजी जी आए थे। बोला हाँ मुझे याद आया, जिस रात आप आए थे मैंने सुबह उठ के देखा कि आप भी नहीं थे और मैंने देखा कि मेरी भैंस भी जो है खाई में गिर के रात को मर चुकी थी। उसने कहा उसके बाद आपने क्या किया? उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, 2 दिन तक मैं भूखा रोता रहा, तड़पता रहा। बट तीसरे दिन मुझे एक बात समझ में आई, अगर जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, काम तो करना पड़ेगा। उसने कहा मैंने पहाड़ियों को काटना शुरू किया, फल फूल उगाने शुरू किए। धीरे धीरे करते आज मैं जो है इस पूरे एरिया का आज सबसे बड़ा फल फूल और सब्जियों का सबसे बड़ा व्यापारी हूं, जिसकी बदौलत आज मेरे पास इतना पैसा है। अब उस इंसान ने कहा कि ये कैसे हो पाया? उसने कहा काश उस दिन मेरी भैंस ना मरती तो मैं आज भी उसी भैंस के दूध के साथ में गुजारा कर रहा होता। और शायद यही हमारी लाइफ में होता है, हम भी एक भैंस के चक्कर में पड़े हुए हैं। चाहे वो हमारी कोई छोटी सी नौकरी हो सकती है, बार बार बताया जाएगा कि भाई साहब आप लाखों रुपए वेतन में आइए, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एक शानदार बिजनेस है। उसके बाद हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारी भैंस वो हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। और यही रीजन था कि रवि रावल 4 साल में यहां तक पहुंचा, क्योंकि रवि ने इंजीनियर होते हुए भी अपनी भैंस नहीं बांधी। फेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में काम किया, फिर और मेहनत की में फिर फेल हुआ, फिर काम किया, करता रहा। मैंने इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा, क्योंकि एक कसम खाली थी
कि रवि रावल जिंदे जी तब तक करूंगा डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को मेरा बच्चा जब नेटवर्किंग करने के लिए बैग उठाए और पड़ोसी बोले साले तेरे बाप ने बैग उठाया था, उसने क्या कर लिया तो तू उखाड़ लेगा। सिर्फ एक सोच, जवाब देना है, और जवाब जुबान से नहीं हमारी कामयाबी देती है, हमारी सक्सेस देती है कि आप कहां से कहां तक पहुंचते हैं। अब एक चीज, आज एक कल्चर शुरू करते हैं, अभी के लिए 5 मिनट और लूंगा। आज अभी के अभी सभी के सभी लोग अपने अपने अपलाइन को थैंक्स कहेंगे। हेलो, आज तक आपने अपने अपलाइन को थैंक्स बोला कभी दिल से? अजी कहां छोड़ दीजिए, यहां तो ये बोलते हैं भाई साहब काम मैं करता हूं, पैसा तो वो कमाता है। हम थैंक्स नहीं बोलते, हम उल्टा अपने अपलाइन को कोसते हैं, अरे काश इससे पहले मेरी आईडी लग गई होती भाई साहब मैं करोड़ों कमा लेता। सच या झूठ? पक्का यही होता है। बट आज एक स्टोरी आपका आज माइंड चेंज कर देगी। याद रखना कि अपलाइन का हमारी लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होती है, हमारी सक्सेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारे जो है अपलाइन का रहता है, हमारे गुरु का रहता है। हुआ क्या, एक स्टोरी सुनोगे? पक्का? यस या नो? ठीक है, ये लास्ट है क्योंकि मुझे 3 ही आती थी। हुआ क्या कि एक बार एक शहर के अंदर एक भिखारी था, उसने दिन भर भीख मांगी, जो पैसा आया उससे खाना खाया और रात को जो है एक क्लब के सामने गली में बैठ गया। रात को बैठने के बाद में उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ा। उसने देखा आसपास कहीं भी कोई जगह फ्रेश होने के लिए नहीं है। उसने देखा उसके सामने एक क्लब है जहां पे लोग जुआ खेलते हैं, लोग पैसे लगाते हैं, गेम के अंदर लगाते हैं। तो वो उस क्लब के सामने बैठ गया और उस क्लब में एंट्री करने के लिए एक कॉइन की जरूरत थी, यानी कि उसका गेट कब खुलता था? जब हम उसके अंदर कॉइन डालते थे। तो हुआ क्या, वो इंसान के पास में एक भी कॉइन नहीं था। फिर एक सेठ जी आए, आते हुए उसने एक कॉइन जो था उस भिखारी की तरफ फेंका और उसने वो कैच किया और वो सोच करके उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, चलो मैं कॉइन डालता हूं, गेट खुलेगा और मैं फ्रेश होकर के बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद में मैं चैन से सो सकता हूं। समझना, आप कितना लंबा जाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए जो मेरे लिए वेदा का दरवाजा खोला है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर डॉक्टर अशोक, डॉक्टर पूनम, थैंक यू सो मच। मैं दिल की गहराइयों से आपका थैंक यू करता हूं। और साथ में जितेंद्र रावल जी, हर चीज में साथी होते हैं और हमेशा यहां तक का सफर मुझे नहीं लगता कि उनके बिना अधूरा पूरा हो पाता। बेशक वो लोग नहीं जोड़ते, बेशक वो टीम नहीं बनाते, बट उनकी बैकअप में जो सपोर्ट मिलती है उसकी बदौलत ही रवि रावल सपोर्ट कर पाता है, अपनी टीम बना पाता है। तो जोरदार थैंक यू जो है जितेंद्र भाई के लिए। और उससे भी बड़ा थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, क्योंकि रवि रावल की कोई हस्ती नहीं है, रवि रावल की कोई पहचान नहीं है। आप हैं तो रवि रावल है, अदरवाइज रवि रावल का कोई वजूद नहीं है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने जो है इवेंट के अंदर आप आए और इसको सक्सेसफुल बनाया। लास्ट में 3 मिनट में बताता हूं ये क्यों करनी चाहिए। लास्ट में 3 मिनट में, अगर जिसको 3 मिनट में समझ में आना होगा आ जाएगा, उसके बाद उसको समझ में नहीं आने वाला। पहली चीज, हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, हम एक बात बोलते हैं बार बार, ट्रिपल पी प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। मैं एक बात बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें जरूर चाहिए। वो ट्रिपल पी चाहिए, बट वो प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान नहीं होता, वो होता है, ध्यान से सुनना, P1 P2 P3। पहला P1 परफेक्ट कंसेप्ट या परफेक्ट प्लेटफॉर्म, ओन अ परफेक्ट टाइम विद अ परफेक्ट पर्सन। जब तक 3 चीजों का मैच नहीं होगा आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आज ही वेदा का वो टाइम है कि जब आप कंपनी की लॉन्चिंग इवेंट का एक हिस्सा हैं, आप पार्ट हैं। जब यहां के कुछ सालों के बाद में, मैंने कहा था सब करोड़पति होंगे,
किसी भी बिजनेस में सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर करोड़पति नहीं होते, सारे ब्यूटी पार्लरों पे लाइन नहीं लगती, सभी सब्जी वालों के पास में लोग नहीं आते, सारे जूते वालों के पास में लोग जूता लेने नहीं जाते, सारे जितने भी दर्जी हैं जो कपड़ा सीलते हैं, चाहे वो सभी के सभी पैसा कमाते हैं। यहां कुछ लोग रेहड़ी पे बर्गर बेचते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, और कुछ लोग बर्गर बनाते भी नहीं है, फ्रेंचाइजी बेच करके मैगडी बन जाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। याद रखना, किसी भी इंडस्ट्री में सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं। हेलो, सिर्फ 5%। और मैंने बहुत टैलेंटेड लोगों को फेल होते देखा है। रीजन, ये लास्ट पॉइंट है, ये समझ में आ गया तो जिंदगी बहुत स्मूथली चलने वाली है। ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है। फुटबॉल कौन कौन जानता है? हेलो, फुटबॉल सबसे ज्यादा गोल करने वाला प्लेयर कौन है? कोई भी एक व्यक्ति। हाँ जी सर, सुनाई नहीं दिया सर। सबसे ज्यादा करने वाला खिलाड़ी का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, थैंक यू। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गोल किसके हैं? मेसी। भाई साहब गूगल चेक कीजिए, गूगल कीजिए, अभी के अभी गूगल चेक कीजिए, आप जान करके हैरान हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे हाईएस्ट गोलर मेसी को कंप्लीट करके, उसको बीट करके सुनील छेत्री जो है इंडिया का फुटबॉल टीम का कैप्टन, सेकंड हाईएस्ट गोलर है, और हमें उसका नाम नहीं पता, क्योंकि हमें शर्म आनी चाहिए, उसमें मैं भी हूं, जब तक मुझे नहीं पता था। क्योंकि रीजन क्या है, हमारा सिर्फ क्रिकेट का प्लेटफॉर्म है, फुटबॉल का प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए हमें नहीं पता कि सुनील छेत्री सेकंड हाईएस्ट गोलर है। यही रीजन है, आपके अंदर टैलेंट कितना भी हो मायने नहीं रखता। बहुत बार, क्या हर बार, टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी होता है। जब तक टैलेंट प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक एग्जांपल देता हूं। राइट नाउ एक प्लेयर है, इंग्लैंड की टीम का कैप्टन कौन है? हेलो, हाँ जी, इयान मॉर्गन। जानते हैं मॉर्गन का कैरियर कहां से स्टार्ट हुआ था? आयरलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते थे। आयरलैंड का प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं था, इंग्लैंड को ज्वाइन किया, इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, टैलेंट था, टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिला, और आज वो इंग्लैंड की टीम का कैप्टन है, जिस देश ने क्रिकेट को जन्म दिया। कारण टैलेंट तो था। एक इंसान के पास में टैलेंट है, प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई नहीं जानता। एक इंसान के पास में टैलेंट था, प्लेटफॉर्म मिला, आज उसको दुनिया जानती है। आपके अंदर कितना भी टैलेंट है, आप कितना अच्छा प्लान देते हैं, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, मायने नहीं रखता जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एक राइट डायरेक्शन में काम नहीं करते। ये सबसे जरूरी चीज होती है। इवेदा, पहला प्रोफाइल। हेलो, डाउट? नो डाउट, क्योंकि प्रोफाइल जरूरी होता है। जब हम अपनी लड़की की शादी भी करते हैं तब भी चेक करते हैं लड़का दारू तो नहीं पीता, कमाता कितना है, खानदान कैसा है, घरबार कैसा है। हम नहीं बोलते गूगल चेक के लिए, गूगल पे आपको सब कुछ मिलता है, क्योंकि गूगल सब जानता है।